राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। विश्व जनसंख्या दिवस के खास मौके पर यूपी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के मसौदे का विमोचन किया। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई नीति का ऐलान करते हुए कहा कि बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिश जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो नई जनसंख्या नीति लेकर आई है उससे समाज के हर वर्ग व तबके को जुड़ना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जनसंख्या नीति सरकार लेकर आई है उससे समाज में खुशहाली आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बच्चों के बीच अंतर भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों के जन्म में अंतर न होने की वजह से कुपोषण का खतरा भी बना रहता है। योगी सरकार ने नई जनसंख्या नीति का जो मसौदा तैयार किया है, अगर ये अधिनियमित हो जाता है तो ये प्रस्तावित कानून गजट प्रकाशित होने के 1 साल बाद लागू हो जाएगा। यानी 2022 से प्रदेश में 2030 तक के लिए नई जनसंख्या नीति लागू रहेगी। सरकार द्वारा तैयार मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान तो है ही, साथ ही इसे न मानने वालों के लिए कई सुविधाओं से वंचित करने का भी प्रावधान है। अगर ये लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके 2 ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वे तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने देने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। ऐसे में अगर ये एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का भी प्रावधान है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके
हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर दो नौ दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके, और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है, उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। कई राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां पूरे दमखम से चुनावी रणनीतियों में जुटी हुई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में अपने पैर पसारने के पूरे प्रयासों में लगी हुई है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। आगामी चुनावों को लेकर उत्तराखंड में अपना सिक्का जमाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के लोगों से कई सारे वादे किए। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से 300 यूनिट बिजली फ्री और पुराने बिजली बिल माफ किए जाने संबंधी वादे किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे, वहीं उत्तराखंड के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं। भगवान ने उत्तराखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने सब कुछ दिया। उत्तराखंड में नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जड़ी बूटियां हैं। उत्तराखंड में मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा यह कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है। मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे। स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। आज मैं खासकर बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देके जा रहा हूं। पहली चीज,
जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी बात, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। फ्री बिजली का यह मतलब नहीं है कि बिजली कम देंगे, पूरी बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। और चौथी बात, किसानों को, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज एक किसान बेचारा गरीब आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, और उस किसान से भी हम बिजली के पैसे लेते हैं। आज ये बिजली के क्षेत्र में हमारी पहली गारंटी है। 4 बातों की मैं गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ किए जाएंगे। उत्तराखंड की राजनीति करवट ले रही है, उत्तराखंड की राजनीति बदलने वाली है, उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने वाली है। आप सब लोग आइए और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीजिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बढ़ती जनसंख्या देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित हो सकती है। इसीलिए ही इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा गया है। 1989 में बढ़ती जनसंख्या पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया था। यूनाइटेड नेशंस ने बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 जुलाई 1989 को एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया और 1990 से इसे हर साल मनाने की घोषणा की गई थी। 1990 में 90 से ज्यादा देशों में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तब से हर साल दुनिया भर के अलग अलग देशों में इस दिन को मनाते हैं और हर साल विश्व जनसंख्या दिवस की अलग अलग थीम होती है और इस दिन के जरिए लोगों को आबादी को कंट्रोल करने के लिए जागरूक किया जाता है। दरअसल विश्व की जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में हजारों साल लगे थे। इसके बाद करीब 200 साल में ही ये 7 गुना तक बढ़ गई। इसके पीछे मेडिकल साइंस में सुधार होना, मृत्यु दर में कमी होना और जन्म दर बढ़ना जैसे कई कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी एशियाई देशों में है। जनसंख्या के लिहाज से चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 39 करोड़ है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में हर मिनट में 25 बच्चे जन्म लेते हैं। अगर इसी रफ्तार से हमारी जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले कुछ सालों में ही भारत आबादी के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। दीपक वर्मा जी, आज जनसंख्या दिवस है और भारत में बहुत ही तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं, इन पर रोकबंदी होनी चाहिए।
बस। तो क्या हम दो हमारे दो होना चाहिए? हाँ, हम दो हमारे दो। और इसके लिए क्या आग्रह करेंगे लोगों से, समाज से, देश के लोगों से? सबसे हाथ जोड़ के ही विनती है, कम से कम बच्चे, अपना सुखी परिवार। नरेश जी, आज जनसंख्या दिवस है और भारत में जनसंख्या काफी बढ़ रही है और जगह काफी कम है, यानी कि जमीन घट रही है। क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या दिवस के अवसर पर? जनसंख्या जो है तो बढ़ेगी जनसंख्या, इसको नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं? हाँ, नियंत्रण करना जरूरी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही जनसंख्या नियंत्रण करें। हमारे साथ अभी पंडित रमेश झा जी हैं और विश्व जनसंख्या दिवस है आज। पंडित जी, क्या विचार है आपका, थोड़ा बताएं। विश्व जनसंख्या पे यही विचार है कि जो आने वाले समय में नियंत्रण हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, हम दो और हमारे दो, ये प्रतिपादन चरितार्थ हो। तो आने वाले समय में इतनी जनसंख्या हो जाएंगी कि सारा व्यवस्था अभी भी अनकंट्रोल हो रहा है और आने वाले समय में तो बेहद अनकंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रजा में ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलानी है कि कम संख्या सुखी संख्या, कम लोग सुखी लोग, इस परिवार नियमन की व्यवस्था को पूर्ण रूप से चरितार्थ करें। रक्तदान कर लोगों की जान बचाने की मुहिम में राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मोतीनगर के विधायक शिवचरण गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया। विधायक शिवचरण गोयल का कहना है कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है और समय समय पर अस्पतालों में इसकी जरूरत होती रहती है। इसी के मद्देनजर आज ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। राज सर्वप्रथम की टीम ने मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रक्तदान शिविर का जायजा लिया। तो मेरा एक ही मैसेज है, रक्तदान सबसे बड़ा महादान। रक्तदान की ज़रूरत हर मनुष्य को है, हर किसी के लिए, सबको उनको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ के निकले हैं और तीसरी लहर की खतरा सर पे हमारे बना हुआ है और जगह जगह हमें पता चल रहा है हॉस्पिटल्स में कि खून की कमी है। तो इसलिए हमने पूरी विधानसभा में हमने बीड़ा उठाया है। विधायक जी के सहयोग से विधायक जी ने बोला, शिवचरण गोयल जी ने, कि आप लोग जगह जगह कैंप लगवाइए और उस कैंप में हम लोग सबका सहयोग करवाएंगे और सब अपना रक्तदान करेंगे, जिसकी वजह से लोगों की जानें बचाई जाए। जिससे कहावत है कि एक व्यक्ति जो रक्त देता है उससे 3 जानें बचाई जा सकती हैं। तो क्यों ना हम लोग सब मिलकर रक्तदान करें और इस महामारी से आने वाली प्रॉब्लम से हम लोग फेस कर सकें। माय नेम इज डॉक्टर नरेंद्र फ्रॉम पीतम प्राइवेट बैंक। सर क्या होता है सर, जो ब्लड डोनेट करते हैं वो अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं। सिर्फ हम लोग काम होता है सिर्फ मोटिवेट करना होता है। वो बंदे ब्लड डोनेट जो नहीं करते उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो कैसे ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। उन्हें बताते हैं कि ये करो, आपका जिससे होगा आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा पहले, फिर अगर आपको बीपी वगैरह होगा, अगर आपका सब कुछ सही है तो आप ब्लड डोनेट करिए। इससे क्या बेनिफिट होते हैं उन्हें पूरा समझाते हैं। आपको जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो आप कम हो जाएगा, आपका पूरा चेकअप होंगे, आपका पूरा वहाँ पर कोई कॉस्ट, हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, पूरा चेकअप होता है। आपको जो कार्ड दिया जाता है वो कार्ड उनके लिए लाइफ टाइम वैलिड होती है, प्लस फैमिली के लिए 1 ईयर वैलिड होती है। इनके ऐसा फ्यूचर में अगर उन्हें कभी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिलता है, कहीं पे कोई चार्ज नहीं होता है। ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जो बंदे घबराते हैं कि मेरा ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, आप सभी लोग चलाते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग समय समय में करवाते रहते हैं, तो इसमें मोबिल हर चीज़ पड़ते हैं। तो अपनी बॉडी सेम भी वही होती है, क्योंकि अपना जो RBC होती है 120 दिन एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि अपना ब्लड जो ओल्ड ब्लड होता है निकलेगा तभी हर चीज़ नया बनता है। इसलिए आफ्टर 3 मंथ्स का आपको ब्लड डोनेट हमेशा करना चाहिए। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई वीकनेस नहीं होती और तीनों की जान बचेगी। विधायक साहब का, शिवचरण गोयल जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये रक्तदान का आयोजन किया है और आयोजन भी बहुत अच्छी तरह किया है। उन्होंने इतना लोगों को मोटिवेट किया है, क्योंकि एक विधायक ही होता है जो अपने एरिए की, इस एरिए में, इस क्षेत्र में काफ़ी लोग बीमार हैं, उनको रक्त की बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने जो है हमसे बात करके ये रक्तदान का आयोजन किया और मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे विधायक साहब ने रक्तदान का आयोजन किया है, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी रक्तदान शिविर लगवाइए और रक्तदान कीजिए। एक मनुष्य के रक्तदान करने से अनेकों जान बचाई जा सकती है।
तो क्यों ना हम इनिशिएटिव लें, समाज में जागरूकता फैलाएं, लोगों को जाकर बताएं कि इसका कितना बड़ा महत्व है। विधायक शिवचरण गोयल जी ने इनिशिएटिव लिया और इस पुण्य काम में अपना सहयोग दिया, ये ऑर्गेनाइज किया। सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रयास से कितना बड़ा काम कर सकते हैं, हजारों लोगों की जानें बचा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि समाज एकजुट रहे और लोगों की जान बचाई जा सके। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राज सर्वप्रथम की टीम आज आपको एक ऐसे सिद्ध बाबा के मंदिर के दर्शन करवाने जा रही है जो हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों के पूजनीय देवता है, और वो है बाबा बालकनाथ। भारत देश में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं। नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है तो वहीं 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ का नाम आता है, जो सहस्त्रों वर्ष तक जीवित रहते हैं और आज भी वे अपने सूक्ष्म रूप में इस लोक में विचरण करते हैं। बाबा बालकनाथ को भगवान शिव का अंश भी माना जाता है। बाबा बालकनाथ को रोट का भोग चढ़ाया जाता है। वैसे तो बाबा बालकनाथ का मुख्य मंदिर हिमाचल प्रदेश में है, वहीं उन्होंने योग और ध्यान किया था। इसके अलावा बाबा बालकनाथ के अनेकों मंदिर हैं जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, और राजधानी दिल्ली में भी बाबा बालकनाथ के कई मंदिर हैं। और आज हम आपको लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास शकरपुर प्राइमरी स्कूल के समीप बाबा बालकनाथ के मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये सिद्ध बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी स्थापना सैकड़ों वर्ष पूर्व की गई थी। तब से यहाँ बाबा बालकनाथ के भक्तों की भीड़ उनके पूजन के लिए आती है और भक्तों की अपार श्रद्धा बाबा बालकनाथ के ऊपर है। इस मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की धूनी 24 घंटे जलती रहती है। इस कोरोना काल में भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए भक्तजन बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर के पुजारी व अन्य भक्तों का कहना है कि सच्चे मन से जो भी इस दरबार में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव शक्ति सिद्ध श्री बालकनाथ मंदिर स्कूल ब्लॉक शकरपुर में स्थित है। सन 2045 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और तब से भक्तों के आस्था का प्रतीक यह शिव मंदिर है। निर्माणकर्ता भगत कृष्ण कुमार जी शिव शक्ति सिद्ध श्री बालकनाथ मंदिर के हैं, और आप भी आएँ और शिव जी के बालक रूप यानी कि बालकनाथ का जो रूप है उसका दर्शन पूजन अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। शकरपुर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर में बालकनाथ जी विराज रहे हैं। सबों के मनोवांछित फल की प्राप्ति यहाँ होती है और बालकनाथ जी की महिमा अपरंपार है। जो भक्त सच्चे मन से बालकनाथ जी के दरबार में आते हैं उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति बालकनाथ जी महाराज करते हैं। भारत के कई राज्यों में मानसून के चलते मौसम खुशनुमा बना हुआ है, तो वहीं कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो वहीं बिहार के कई जिले पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। शिमला में बारिश हो रही है, जिसके चलते शिमला के मैदानी और मध्य पर्वतीय जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में 16 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्व अनुमान है, पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक मानसून ने दस्तक नहीं दी है और ऊपर से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आज दिल्ली और एनसीआर में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों को आज कवर कर सकता है। पूर्वी हवाओं ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना दी हैं, जिसके चलते आज दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है।
हालांकि पिछले कई दिनों से भी दिल्ली वासियों को मानसून का इंतजार था, पर आज शायद उनका ये इंतजार खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, गोवा, केरला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई, तो वहीं सिक्किम, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। शेष पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा तट, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश हुई। मौसम तो बहुत गर्मी थी, आज मौसम मतलब बहुत अच्छा कर दिया है, अच्छी बात है, दिल्ली के लोग के लिए अच्छी बात है। मौसम बहुत अच्छा है, आज बहुत गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी, अभी आधे घंटे पर ही थोड़ी राहत मिली है। मानसून तो रुकेगा ही रुकेगा जी, पेड़ पौधे तो हम काटते जा रहे हैं, पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो नदियाँ ना ख़त्म हो गई, समंदर ख़त्म होते जा रहे हैं, समुद्रों के बीच में हम घुसते जा रहे हैं, तो पर्यावरण बेचारा क्या करेगा। आज मौसम सुहाना है, इसी की वजह से हम घूमने आए हैं। इसके बारे में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी पड़ रही थी, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मौसम के चेंज से अब ऐसा है कि आदमी कुछ पल के लिए बाहर तो निकलेगा, अपनी खुली हवाओं में सांस ले थोड़ा। वादियाँ भी अच्छी है, अपना तिरंगा भी काफ़ी अच्छा लहरा रहा है। कि मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से शिमला बन गया। आज तो बहुत अच्छा लगा, मौसम लगा। इस टाइम पे आपने देखा भी होगा, गर्मी इतनी पड़ रही थी, माहौल इतना वो था, बंदे भी बाहर से नहीं निकल, घर से नहीं निकल रहे थे। अब देखो थोड़ा सा माहौल अच्छा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा हमें, थोड़ा ये मौसम अच्छा हुआ। तो अब ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से गर्मी बहुत थी, ज़्यादा थी, लोग परेशान थे, बहुत ज़्यादा थी, बारिश की उम्मीद थी, बारिश नहीं हुई, लेकिन अब मौसम अच्छा है और अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है, हवा भी चल रहा है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले इससे थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद हवा चली, अभी ठंडक महसूस हो रहा है। बहुत राहत मिल रही है, राहत है यार, थोड़ा सा अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, अभी 10-15 मिनट पहले से थोड़ा बहुत राहत है। अब कभी राहत मिल जाती है, कभी गर्मी से हमें बेचैनी भी होती है, अब थोड़ी राहत है तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद ये मौसम ऐसा है तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए लोगों से की अपील। कहा, देशवासी अपनी पसंद के उन सभी लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करें जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,506 नए मामले, तो वहीं 895 लोगों की संक्रमण से गई जान। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार का दावा, गिरफ्तार किए गए आतंकवादी पाकिस्तान के पेशावर से किए जा रहे थे हैंडल। 15 अगस्त से पहले कई शहरों में ब्लास्ट करने की बना रहे थे योजना। नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर नए आईटी नियमों को लेकर की पोस्ट। नए नियमों को सशक्त और यूजर्स को संरक्षित रखने वाला बताया। कोरोना काल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। कोरोना के कारण हुई विधवा महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकार। कोरोना गाइडलाइन के धज्जियां उड़ाने पर राजधानी दिल्ली में प्रशासन सख्त। अगले 3 दिनों तक सदर बाजार को किया बंद। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के तहत शैक्षणिक प्रशिक्षण के लिए ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल खोलने की अनुमति दी। 50% क्षमता के साथ हो सकेगी गैदरिंग। संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बनी अभिनेत्री आलिया भट्ट की अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दर्शकों को करना होगा और इंतजार। ओटीटी पर नहीं होगी फिल्म रिलीज। कोपा अमेरिका 2021 के फाइनल मुकाबले में ब्राजील को हराकर अर्जेंटीना ने रचा इतिहास। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने इंटरनेशनल लेवल पर पहला बड़ा खिताब जीता। अफगानिस्तान के प्रमुख शहर कंधार में बड़ी तालिबान की पकड़। भारत ने करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए वापस बुलाया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।